बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध की। यह दुनिया में लड़ा जाने वाला सबसे बड़ा अपने प्रकार का पहला युद्ध था। लगभग दुनिया के सभी देशों ने हिस्सा लिया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप बारूद के एक बड़े ढेर पर खड़ा था, जिसमें आग लगाने के लिए केवल एक चिंगारी बाकी थी। पिछली अर्ध शताब्दी से यूरोप की घटनाएं इस तरह से घटित हो रही थी कि अब अधिक समय तक शांति स्थापित नहीं रखी जा सकती थी। यूरोप के सभी देशों में अस्त्र शस्त्र की प्रतिस्पर्धा लगी हुई थी। फ्रांस प्रशा युद्ध, बर्लिन सम्मेलन, बल्गारिया का प्रश्न, त्रिराष्ट्र संधि का जन्म, रूस जर्मन विवाद, इंग्लैंड जर्मन नाविक प्रतिस्पर्धा, पूर्व की समस्या, साम्राज्यवाद की भावना, मोरक्को संकट, सेरोजियो हत्याकांड आदि ऐसी कुछ अप्रिय घटना थी जिन्होंने संपूर्ण विश्व को एक भयंकर आग में लपेट लिया। इस समय तक संपूर्ण यूरोप दो सशस्त्र गुटों में बंट चुका था। पहला गुट मित्र तथा संयुक्त राष्ट्रों का था, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, सर्बिया, जापान, पुर्तगाल, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, रोमानिया, यूनान, साइबेरिया, क्यूबा, पनामा, ब्राज़ील, ग्वाटेमाला, निकारागुआ और कोस्टा रिका थे। दूसरा गुट केंद्रीय शक्तियों का था, सेंट्रल पावर्स का था, जिनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्गारिया और तुर्की थे। अब हम बात करेंगे विश्व युद्ध के कारणों की। सबसे पहला कारण है राष्ट्रीयता की भावना। फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद राष्ट्रीयता की भावना का जन्म हुआ और इसका विकास तेजी से वियना कांग्रेस के पश्चात ही हुआ। इस राष्ट्रीयता के कारण ही इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ। उग्र राष्ट्रवाद के कारण पारस्परिक मतभेद भी उत्पन्न हुए। फ्रांस ने आल्सेस लारेन के बारे में अपना दावा बड़ी मजबूती से रखा। इटली के राष्ट्रवादियों ने ट्रीस्ट और ट्रेंटिनो का प्रदेश पाने के लिए आंदोलन चलाया। हंगरी और ऑस्ट्रिया का साम्राज्य तो स्वयं ही राष्ट्रीयता की भावना के लिए एक चुनौती था। यहाँ बाल्कन देश चाहते थे कि वे धर्म, जाति और भाषा के आधार पर स्वतंत्र हो जाएं। रूस स्वयं को स्लाव का संरक्षक समझता था। देशभक्ति की बढ़ती हुई विकृत भावना ने विभिन्न राष्ट्रों के बीच घृणा और द्वेष उत्पन्न करके राष्ट्रवाद को रण उन्मादी बना दिया। इस प्रकार राष्ट्रीयता की भावना के कारण विश्व के देश एक दूसरे से टकराने के लिए आतुर थे। दूसरा कारण है कूटनीतिक संधियां। कूटनीतिक संधियों के कारण युद्ध की अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो गईं। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व भी कुछ ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बिस्मार्क की कूटनीतिक संधियों के कारण एक ओर त्रिगुट का निर्माण हुआ तो दूसरी ओर आत्मरक्षा में त्रिराष्ट्र मैत्री स्थापित हुई। इस प्रकार यूरोप दो विरोधी गुटों में बंट गया। बिस्मार्क ने फ्रांस को पराजित करने के बाद जर्मनी की सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रिया तथा इटली से गुप्त संधियां स्थापित कर त्रिगुट का निर्माण किया। यानी कि इस त्रिगुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली थे। इस त्रिगुट के विरोध में फ्रांस ने भी रूस और इंग्लैंड से मैत्री करके ट्रिपल एतांत का निर्माण किया। ये संधियां मूल रूप से रक्षात्मक थी, फिर भी इनके कारण पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता की भावना उत्पन्न हुई। फ्रांस ने इटली के साथ गुप्त संधि करके त्रिगुट को कमजोर बनाने का प्रयास किया, तो जर्मनी ने इंग्लैंड और फ्रांस की मित्रता को तोड़ने के लिए रूस के साथ गुप्त समझौता करने की कोशिश की। इस गुटबंदी के कारण ही गुट के प्रत्येक सदस्य को ऐसी कार्रवाई भी करनी पड़ती थी जिनमें उन्हें कोई लाभ नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन अपने मित्र के समर्थन के लिए उन्हें यह काम करना पड़ता था। तीसरा कारण है सैन्यवाद और सशस्त्रीकरण। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में सैनिकवाद पनप रहा था, जिसका मूल कारण राष्ट्रीयता, आर्थिक प्रतियोगिता और अंतर्राष्ट्रीय तनाव था। विभिन्न देशों के बीच पारस्परिक शंका और ईर्ष्या बढ़ रही थी। यूरोप के सभी देश अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि कर रहे थे। विशाल सेनाएं
नौसेनाओं की भयानक और बोझिल व्यवस्था और उससे परिणाम स्वरूप होने वाला संदेह, भय और घृणा का वातावरण प्रथम विश्व युद्ध का कारण था। जर्मनी ने अपनी नौसैनिक शक्ति बढ़ाई तो इंग्लैंड ने भी उससे प्रतिस्पर्धा आरंभ कर दी। प्रत्येक राष्ट्र अपनी सैन्य वृद्धि को ही राष्ट्रीय प्रतिष्ठा समझने लगा। आंतरिक और विदेश नीतियां प्रभावित होने लगी। अब लोगों को विश्वास हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल केवल सैनिक आधार पर किया जा सकता है। यद्यपि रूस के जार निकोलस द्वितीय ने शस्त्रीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने के लिए हेग में सम्मेलन आमंत्रित किए, लेकिन जर्मनी के विरोध के कारण शस्त्रीकरण को सीमित करने की योजना असफल साबित हुई। चौथा कारण है साम्राज्यवाद और आर्थिक प्रतिद्वंद्विता। 20वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व में दो प्रकार की प्रगति हुई, एक जिनके पास धन था और जिनका औद्योगिकरण हो रहा था, और दूसरा अपने अधिक धन कमाने और तैयार माल को बेचने के लिए बाजार की इच्छा कर रहे थे। प्रथम प्रकार के देशों में इंग्लैंड, अमेरिका और जर्मनी प्रमुख थे और दूसरे में फ्रांस और इटली आते थे। 19वीं शताब्दी के अंत में अफ्रीका का अधिकांश भाग यूरोपीय राज्यों में विभाजित हो चुका था। एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ मच गई, व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता बढ़ गई और यूरोपीय शक्तियों ने जो बंदर बांट की, इसके कारण उनके बीच निर्णायक संघर्ष की संभावना को और अधिक बढ़ा दिया गया। पांचवा कारण है अंतर्राष्ट्रीय अराजकता। शक्तिशाली देश छोटे छोटे राज्यों को बांटकर अपने स्वार्थों की पूर्ति में लग गए। रूस जापान युद्ध, जर्मनी ने मोरक्को में फ्रांस को चुनौती दी। इससे भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई, क्योंकि वे जर्मन सम्राट जो थे वो फ्रांस के बढ़ते हुए प्रभाव से भयभीत थे और फ्रांस पर प्रतिबंध लगाना चाहते थे। बाल्कन युद्धों ने भी अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण बना लिया। और अब हम करेंगे इसका छठा कारण, सम्राट विलियम कैसर का चरित्र। जर्मनी के सम्राट विलियम कैसर का चरित्र भी युद्ध का एक बड़ा कारण था। वह एक बहुत महत्वाकांक्षी और क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी नीति थी विश्व प्रभुत्व या सर्वनाश। महायुद्ध के समय उसके पास लगभग 18 लाख सैनिक थे और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में वह कोई भी समझौता नहीं करना चाहता था। इंग्लैंड ने कई बार उसके सामने मित्रता का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने उसको स्वीकार नहीं किया। सातवां कारण है समाचार पत्रों और प्रचार साधनों का अभाव। ब्रिटेन के समाचार पत्रों में जर्मन सम्राट की आलोचना की गई तो जर्मनी की जनता इंग्लैंड को अपना शत्रु समझने लगी। इस प्रकार जर्मन समाचार पत्रों ने इंग्लैंड की जनता को उकसाया। फ्रांस और जर्मनी के संबंध में भी समाचार पत्रों के कारण ही बिगड़ गए थे। यद्यपि पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के देशों में समाचार पत्रों को इंग्लैंड की अपेक्षा कम स्वतंत्रता प्राप्त थी, फिर भी यूरोपीय देशों के समाचार पत्रों ने युद्ध को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनमानस में विषैला प्रचार करके उन्होंने युद्ध का मुख्य कारण पैदा किया। आठवां कारण है अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। यूरोप में इस समय तक कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी जो पारस्परिक वार्तालाप के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों के झगड़ों का समाधान कर सके। 1899 और 1907 में हेग सम्मेलनों में अनेक प्रस्ताव स्थापित हुए, लेकिन फिर भी हर देश अपने आप को सर्वाधिक संपन्न देश मानकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञाओं के प्रति अवहेलना का रुख अपनाता था। अब आते हैं युद्ध के तात्कालिक कारण पर। ऑस्ट्रिया और सर्बिया के संबंध 1908 से ही बिगड़े हुए थे, जो 1914 में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए।
सर्बिया के कुछ उग्र राष्ट्रवादियों ने सर्व स्लाव आंदोलन के प्रभाव में आकर स्लावों की मुक्ति के लिए अनेक गुप्त संस्थाएं बनाईं, जिसने एक दूसरी संस्था से मिलकर बोस्निया के गवर्नर पेट्योरकी की हत्या की योजना बनाई। किंतु जब उन्हें पता चला कि ऑस्ट्रिया का युवराज फर्डिनेंड बोस्निया की सरकारी यात्रा पर आने वाला है, तो उन्होंने युवराज की हत्या का षड्यंत्र रचा। सर्बिया की सरकार के उच्च अधिकारियों ने उन व्यक्तियों को हथियार और गोला बारूद दिए और बोस्निया की सीमा में प्रविष्ट कराने का प्रबंध भी किया। 28 जून 1914 को बोस्निया के प्रमुख शहर सेराजीवो में युवराज फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई और इस एक घटना ने सारे विश्व को युद्ध की आग में झोंक दिया। युवराज की हत्या का समाचार ऑस्ट्रिया पहुंचते ही वहां क्रोध की लहर उत्पन्न हुई और इसके लिए सर्बिया को दोषी माना गया। ऑस्ट्रिया का प्रधान सेनापति भी सर्बिया को इस हत्या के लिए दोषी मानता था और उसने सर्बिया को एक अल्टीमेटम दिया। उसकी चेतावनी दी कि यदि उसने जल्द ही कोई इस संदर्भ में कड़ा कदम नहीं उठाया, यानी कि षड्यंत्रकारियों को यथोचित दंड नहीं दिया, तो उनके खिलाफ जो है सशस्त्र कार्रवाई की जाएगी। सर्बिया ने ऑस्ट्रिया द्वारा प्रस्तुत की गई शर्तों को स्वीकार नहीं किया और 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ ही विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई।